नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। भाभी, ओ भाभी, दरवाजे को थपकी देते हुए राजेश ने जोर से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली युवती काजल थी। गोरे रंग की तीखी नाक नक्श वाली काजल के चेहरे पर उस समय उदासी छाई हुई थी। दरवाजा खोलकर उसने राजेश पर उचटती सी नजर डाली और धीरे से पूछा, क्या चाहिए? उत्तम भैया नहीं है क्या घर में? हिचकते हुए राजेश ने पूछा। अभी घर नहीं लौटे हैं, आएंगे तो फोन करवा दूंगी, आ जाना। कहते हुए काजल ने दरवाजा बंद करना चाहा तो राजेश ने दरवाजा पकड़ लिया। माफ करना भाभी, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन बैठ गया है। बताओ, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहने वाला चेहरा आज ये उदास क्यों है? क्या करोगे जानकर? काजल ने बात घुमा दी। अपने भैया के लिए आए थे, वो नहीं है तो फिर आ जाना। मैं अपनी भाभी को भी तो अपना मानता हूँ। राजेश जल्दी से बोला। तुम्हारा उदासी भरा चेहरा क्या मुझे वापस जाने देगा? काजल ने गहरी सांस ली और दरवाजा छोड़ते हुए बोली, अंदर आ जाओ। राजेश कमरे में आ गया। काजल ने उसे कुर्सी दी तो वो उस पर बैठते हुए बेचैन स्वर में बोला, मैं भैया से ज्यादा तुम्हें अपना मानता हूँ भाभी। तुम्हारी उदासी देखकर मन विचलित हो गया है। बताओ, क्या भैया से तुम्हारी कोई कहा सुनी हो गई है? नहीं, वो घर में नहीं है तो उनसे कहा सुनी क्यों होगी? बस मन यूं ही उदास हो गया। काजल ने ये कहकर फिर गहरी सांस ली। नहीं, मैं नहीं मानता। यूं ही तुम उदास नहीं हो सकती। तुम्हें शुभम की। काजल ने झपटकर राजेश के मुंह पर हथेली रखकर उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया और तुरंत बोली, शुभम की कसम मत दो, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ। बताओ। राजेश ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर उसकी आंखों में झांका। मेरी उदासी का सबब तुम्हारे भैया ही है। आज मैं अकेली बैठी तुम्हारे भैया के साथ अपनी शादी को लेकर विचार कर रही थी। काजल का स्वर गंभीर हो गया। पता नहीं क्या देखकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी उत्तम के साथ कर दी। ये तो देख लेते कि उत्तम अपाहिज है, उसकी जोड़ी मेरे साथ जमेगी भी या नहीं। कुछ नहीं सोचा और मुझे लपेट दिया शादी के बंधन में। अच्छा, ये तो उन्हें सोचना ही चाहिए था। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे तो उत्तम में कोई और खोट नहीं है ना? मेरा मतलब वो तुम्हें खुश तो रखता ही है ना? हाँ, खुश तो बहुत रखता है। मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है। और वैसे भी अब हमारी शादी को 9-10 साल हो गए हैं। शुभम भी 8 साल का हो गया है। अब उत्तम के एक खोट को लेकर क्या गिला शिकवा करूंगी? तब उदास क्यों हो गई? देवर जी, हम जब एक साथ बाजार हाट को जाते हैं तो मुझे उनके साथ जाने में हिचक होती है। सोचती हूँ देखने वाले क्या सोचते होंगे। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ वो अपाहिज, मेरे साथ लंगड़ा कर चलता हुआ। मुझे तब अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और मैं उदास हो जाती हूँ। काजल ने कहने के बाद गहरी सांस भरी। मत सोचा करो ऐसा। अब जो नसीब में था वो हो गया। वो तुम्हें उत्तम भैया के साथ निभाकर ही चलना होगा। चल तो रही हूँ राजेश, लेकिन तुम ही बताओ, क्या घर वालों ने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की है? क्या वो मेरे लिए तुम्हारे जैसा सुंदर सजीला युवक नहीं तलाश कर सकते थे? काजल की इस बात पर राजेश के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने काजल को गहरी नजरों से देखा। नजरें आपस में मिली तो काजल ने तुरंत नजरें झुका ली। अपनी बात का अर्थ जानकर वो लजा गई थी। राजेश के होठ मुस्कुरा दिए। काजल बात को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रहने दो भाभी, चाय फिर कभी पी लूंगा। राजेश जल्दी से बोला। भैया आए तो कहना मैं आया था, कुछ काम था, मुझे बुलवा लेंगे। कहने के साथ राजेश तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने कनखियों से देखा। काजल उसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। उत्तम मंडल के पिता का नाम गुलाय मंडल था। गुलाय मंडल वार्ड नंबर 13, धूसर, जिला पूर्णिया, बिहार का निवासी था।
उसके घर में जब उत्तम का जन्म हुआ तो वो जन्म से ही विकलांग था। उसके जन्म से गुलाय और उसकी पत्नी को खुशी की जगह दुख हुआ। गुलाय इस चिंता में पड़ गया कि उत्तम का भविष्य क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन जब उत्तम जवान हुआ तो गुलाय की सोच से परे एक अच्छा रिश्ता उत्तम के लिए आ गया। काजल जैसी सुंदर लड़की से उत्तम की शादी हो गई। खूबसूरत पत्नी पाकर विकलांग उत्तम अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उसने काजल को खुश रखने के लिए अपने बूते जी तोड़ मेहनत की। घर के आंगन में साल भर बाद एक बेटा आ गया तो उत्तम की खुशी का ओर छोर नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठा। काजल अब तक उत्तम को अपना भाग्य मानकर उसके साथ रहना सीख गई थी। बेटे को जन्म देकर वो उसी में अपनी खुशी तलाश करती हुई उसकी परवरिश में लग गई। उत्तम पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। लेकिन जब वहाँ गांव में जरूरत के हिसाब से काम नहीं मिला तो उसने दिल्ली का रुख किया। यहाँ बिहार के काफी लोग पांव जमाकर पैसा कमा रहे थे। दिल्ली में उत्तम को अपने गांव धूसर का रहने वाला राजेश मिल गया। उसी के सहयोग से उत्तम एक कंपनी में काम पर लग गया। उसने राजेश के ही माध्यम से राजौरी गार्डन के मकान नंबर 496 का फर्स्ट फ्लोर किराए पर ले लिया। ये मकान टीसी कैंप में था और इसका मकान मालिक मोहन सिंह था। 3 नवंबर 2022 की शाम को करीब 5:30 बजे मोहन सिंह मकान के बाहर कुर्सी पर बैठा किसी से बात कर रहा था। तभी काजल घबराई हुई उसके पास आई और रुआंसी आवाज में बोली, भाई साहब, मेरे पति की मौत हो गई है। ये सुनते ही मोहन सिंह हैरान रह गया। वो काजल के घर की तरफ दौड़ा। पीछे पीछे काजल भी थी। मोहन सिंह ऊपर आया तो उसने उत्तम को मृत अवस्था में देखा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये तो मर गया लगता है, मोहन सिंह घबराई आवाज में बोला। ये सुनते ही काजल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मोहन सिंह के मकान की ओर झांकने लगे। पड़ोस में ही राजेश रहता था। रोने की आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ उत्तम के कमरे में आ गया। उत्तम को लटकता हुआ देखकर उसके होश गुम हो गए। उसने चिल्लाकर कहा, सरदार जी, इसे नीचे उतरवाइए। ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। मामला पुलिस का बनता है, उसे बुलाना पड़ेगा। मोहन सिंह घबराकर बोला और तेजी से कमरे के बाहर आ गया। राजेश ने खुद ही उत्तम की शव को नीचे उतार लिया और उत्तम की नब्ज टटोलने लगा। उत्तम की नब्ज नहीं चल रही थी। राजेश ने बुझे मन से कहा, ये मर चुका है, मैं पुलिस को खबर दे देता हूँ। काजल का रोना तेज हो गया। वो अपने बेटे शुभम को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। राजेश ने राजौरी गार्डन में उत्तम के आत्मघाती हमला करने के बाद मर जाने की सूचना दी और बाहर खड़े मोहन सिंह के पास आकर खड़ा हो गया। आधा घंटा बीतते बीतते राजौरी गार्डन थाने के एसएचओ रविंदर वर्मा, एसआई मुकेश यादव, हेड कांस्टेबल मंजीत, जया और संदीप भी वहां आ गए। मोहन सिंह के मकान में किराएदार की मौत हो गई है, ये खबर आसपास में फैल चुकी थी। लोगों की भीड़ मोहन सिंह के मकान के बाहर जमा हो गई। पुलिस जिप्सी को देखकर भीड़ आजू बाजू हट गई। एसएचओ रविंदर वर्मा अपनी टीम के साथ ऊपरी मंजिल पर आ गए। वहां मोहन सिंह, उसकी पत्नी राजेश और बच्चों के अलावा आस पड़ोस के 2-3 बुजुर्ग खड़े थे। अभी तक काजल सिसक रही थी। पुलिस को देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। एसएचओ वर्मा ने हेड कांस्टेबल दीपा को इशारा किया तो वो काजल के पास पहुंचकर उसे ढांढस बंधाने लगी। एसएचओ ने देखा मरने वाला युवक चारपाई पर चित पड़ा हुआ था। उसके पास मैरून रंग की चुन्नी और लाइट ब्लू रंग का एक पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे और चुन्नी के सिरे आपस में बंधे हुए थे। चारपाई पर एक पायल पड़ी थी। एसएचओ ने युवक की नब्ज टटोली। नब्ज बंद थी। साफ था कि वो मर चुका है। उन्होंने बारीकी से मृत पड़े युवक की जांच की तो उन्हें मृतक के गले पर चुन्नी के कसे जाने के निशान साफ तौर पर दिखाई दिए। उसके जिस्म पर दूसरे कोई चोट के निशान नहीं थे। रविंदर वर्मा ने काजल की तरफ देखा। वो अब सिसक रही थी। उसका जोर जोर से रोना बंद हो गया था। ऐसा हेड कांस्टेबल दीपा के समझाने से हुआ था। क्या ये तुम्हारे पति थे? एसएचओ ने काजल से पूछा। जी हाँ, ये इनके पति थे। उत्तर आगे आकर राजेश ने दिया। आप कौन है? एसएचओ ने उसे गौर से देखकर पूछा। मैं उत्तम को बड़ा भाई मानता था, इसी के गांव से हूँ।
मैंने ही आपको इसकी मौत की सूचना मोबाइल से दी थी सर। क्या नाम है आपका? राजेश। मैं यही पास में किराए पर रहता हूँ, राजेश ने बताया। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या आप बता सकते हैं मुझे? जी ये बात तो मैं भी नहीं जानता, ये आप भाभी काजल से पूछिए, राजेश ने धीरे से कहा। काजल ऐसा क्या हुआ था कि आपके पति ने ऐसा कदम उठाया? श्री वर्मा ने काजल के चेहरे पर नजरें डालकर पूछा। काजल ने अपने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और रूंधे गले से बोली कि ये बहुत सीरियस किस्म के इंसान थे, छोटी छोटी बातों पर गंभीर हो जाते थे। ये कह सकते हैं ये जज्बाती किस्म के आदमी थे। आज शाम को काम से जल्दी घर लौट आए थे। मैंने कारण पूछा तो बोले तबीयत ठीक नहीं लग रही, 2-4 दिन से बुखार लग रहा है, थकान भी है। अरे तो आप फिर से भी काम पर जा रहे थे, आपको आराम करना चाहिए था। मैंने कहा तो वो गंभीर हो गए। अगर घर में रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? शुभम को डॉक्टर बनाने का मेरा सपना कैसे पूरा होगा? काजल सांस लेने को रुकी और फिर से बताने लगी कि मैंने इन्हें प्यार से समझाया कि हम कम खा लेंगे, थोड़े में गुजारा कर लेंगे। आप इतनी चिंता करके अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करिए। बस सर इतनी सी बात हुई थी। मैं इन्हें कमरे में छोड़कर छत पर कपड़े उतारने चली गई। नीचे आई तो ये लटके हुए मिले। इन्हें शायद ये अच्छा नहीं लगा कि हम थोड़े में गुजर बसर करेंगे। एसएचओ को हैरत हुई कि इतनी छोटी बात को कोई दिल पर लेकर ऐसा कर सकता है, कुछ अटपटा सा लगता है। कहा न सर, ये जज्बाती इंसान थे, हमें बहुत प्यार करते थे, हमारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उन्हें लगा होगा कि यदि बीमारी में घर बैठ गया तो मैं और शुभम क्या खाएंगे, बस यही बात सोचकर इन्होंने ऐसा किया। काजल बोली। एसएचओ ही नहीं, उनके साथ आए स्टाफ के लोग भी इस बात को हजम नहीं कर सके कि इतनी छोटी वजह से कोई ऐसा कर सकता है। श्री वर्मा ने अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी और फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलवा लिया। 20-25 मिनट में डीसीपी घनश्याम बंसल और एसीपी इंद्रपाल घटना स्थल पर पहुंच गए। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम भी वहां आ गई और अपने काम में लग गई। एसएचओ ने अधिकारियों को उत्तम की मौत की वजह बताई तो वो गंभीर हो गए। डीसीपी घनश्याम बंसल ने हैरानी जताते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, ऐसा करने की कोई बड़ी वजह होती है, जैसे झगड़ा, अपमान, कर्जा या किसी जघन्य अपराध की वजह से शर्मिंदगी अथवा डर, लेकिन यहाँ तो बात पत्नी और बच्चे के भविष्य को लेकर ऐसा करने की है, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं था, यानी उत्तम काम से हटा नहीं दिया गया था। जरा सोचिए, 1-2 दिन कोई बीमारी के कारण घर पर रह जाए तो क्या उसके पत्नी और बच्चों की जिंदगी बेहाल हो जाएगी? हाँ, 2-3 महीना आदमी बेरोजगार रहे तो 1% ऐसा वो कर सकता है। तो क्या सर काजल झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना रही है? श्री वर्मा ने पूछा। ऐसा ही लगता है, डीसीपी गंभीर स्वर में बोले। खैर, आप शव का पंचनामा बनाकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए और यहाँ मिलने वाली छोटी से छोटी संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। ठीक है सर, मैं कार्रवाई निपटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता हूँ, श्री वर्मा ने कहा। डीसीपी घनश्याम बंसल और एसीपी इंद्रपाल वापस लौट गए। एसएचओ रविंदर वर्मा कार्रवाई निपटाने में लग गए। शव का पंचनामा तैयार करके और संदिग्ध चीजों को सील मुहर करने के बाद एसएचओ ने लाश को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर वो थाने वापस आ गए। उनकी टीम उनके साथ थी। उत्तम मंडल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 नवंबर को राजौरी गार्डन थाने की टेबल पर पहुंची तो उसे पढ़कर एसएचओ हैरत से उछल पड़े। पास में ही एसआई मुकेश यादव बैठे एक फाइल देख रहे थे। आपने साहब को यूं कुर्सी से उछलकर खड़ा होते देख उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है सर, आप उत्तम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हैरत में क्यों आ गए हैं? मुकेश, डीसीपी साहब का तजुर्बा कमाल का निकला। उन्होंने उत्तम की बीवी काजल की कहानी की परसों ही बखिया उधेड़ कर कहा था कि कोई आदमी इतनी छोटी वजह पर ऐसा नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन सर, उत्तम ने तो आत्मघाती हमला किया ही था। उसका शव देखा है मैंने, उसके गले में निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
मुकेश बाबू, अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देख लो। उत्तम मंडल को गला घोटकर मारा गया था। ये क्या कह रहे हो सर? मुकेश ने हैरानी से कहा। लाइए, मुझे दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एसएचओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसआई मुकेश की ओर बढ़ा दी। एसआई मुकेश यादव ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उनकी आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गई। कमाल है सर, उत्तम मंडल तो गला घोटे जाने से मरा है। मुकेश यादव हैरानी से बोला। क्या लगता है मुकेश, ये काम किसका हो सकता है? एसएचओ ने पूछा। काजल पर शक जा रहा है सर। कोई बाहर का आदमी काजल द्वारा कपड़े उतारने छत पर जाने के दौरान घर में घुसकर मंडल का गला नहीं दबा सकता, और यदि दबाएगा तो इतने कम समय में चुन्नी का फंदा बनाकर उत्तम की शव को पंखे से नहीं लटका सकता। हाँ, शव को उठाकर पंखे से लटकाने में आधे घंटे की मेहनत लग सकती है। बाहर का व्यक्ति इतने इत्मीनान से ये काम करने की हिम्मत एक ही सूरत में करेगा। किस सूरत में? अगर उसका काजल से कोई घनिष्ठ संबंध हो, मतलब मृतक की पत्नी काजल से वो मिला होगा। गुड। श्री वर्मा मुस्कुरा पड़े। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर काजल को यहाँ लाकर पूछताछ की जाए तो वो बता देगी कि उसका साथ किसने दिया है। मुकेश, सबसे पहले तो ये सच्चाई उच्च अधिकारियों को बताकर उनकी राय लेना आवश्यक है, श्री वर्मा ने कहा। तो एसआई मुकेश ने सहमति में सिर हिला दिया। एसएचओ रविंदर वर्मा ने डीसीपी घनश्याम बंसल को फोन करके उत्तम मंडल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी देते हुए काजल पर अपना संदेह व्यक्त किया, तो उन्होंने उन्हें अपने तरीके से कार्य करने की परमिशन देते हुए उन्हीं के सुपरविजन में एक टीम का गठन कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उत्तम मंडल का गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ गई थी, इसलिए एसआई मुकेश यादव को वादी बनाकर ये मामला धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। अब तक सूचना पाकर उत्तम मंडल के परिजन भी पूर्णिया से दिल्ली आ गए थे। उत्तम मंडल की पत्नी काजल, पिता गुलाय मंडल और उसके अन्य परिजनों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में बुलवाकर उत्तम के शव को उनके सपुर्द करके क्रियाक्रम की मंजूरी दे दी गई। अभी तक एसएचओ वर्मा ने काजल या उसके घर वालों पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उत्तम मंडल की किसी ने गला घोटकर हत्या की है। उसी शाम उत्तम मंडल का उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। एसएचओ वर्मा ने एक बात पर गौर किया कि खुद को उत्तम मंडल का पड़ोसी और गांव के रिश्ते से उत्तम मंडल का भाई बताने वाला राजेश हर मामले में आगे रहा था। उसकी काजल के साथ खुसुर फुसुर होने की बात भी उन्होंने नोट कर ली थी। उन्हें महसूस हुआ कि काजल और राजेश में कोई गहरा रिश्ता है। एसएचओ ने एसआई मुकेश यादव को मोहन सिंह के मकान पर भेजकर काजल और राजेश के गहरे रिश्ते की छानबीन करने का आदेश दिया। एसआई मुकेश यादव ने मोहन सिंह और आस पड़ोस से पूछताछ करके जो मालूमात हासिल की, उसके अनुसार राजेश का काजल के घर में बहुत उठना बैठना था। उत्तम मंडल की गैरमौजूदगी में भी वो कई कई घंटे उसके घर में घुसा रहता था। उसकी एक घुसपैठ शक का कारण बनी। श्री वर्मा ने 5 नवंबर 2022 की शाम को काजल को थाने बुलवा लिया। काजल उस समय उत्तम की मौत में गमजदा होने का जबरदस्त नाटक कर रही थी। थाने में वो सुबक रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्री वर्मा ने उसे सामने बिठाकर सख्ती से पूछताछ की तो वो कुछ ही देर में टूट गई और उसने स्वीकार कर लिया कि राजेश के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या की थी और उसे राजेश की सहायता से फंदे से लटकाया था। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? एसएचओ वर्मा ने गंभीर स्वर में पूछा। सर, राजेश को लेकर उत्तम मुझ पर शक करता था लेकिन खामोश रहता था। उत्तम ने मुझे परसों शाम राजेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसने राजेश को और मुझे जलील करते हुए मेरी पिटाई की थी, तो मैंने गुस्से में राजेश को ललकारा कि वो मुझे प्यार करता है तो इसे रास्ते से हटा दे। राजेश ने तब उत्तम को नीचे गिरा दिया। मैंने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया तो वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसकी मौत हो गई। हमने सर गुस्से में ऐसा अपराध किया था। उत्तम की मौत हो जाने पर हम घबरा गए। राजेश ने मुझे सलाह दी कि अगर उत्तम को फंदे से लटका दिया जाए तो हम पुलिस को ये कह सकती है कि इसने अपने ऊपर आत्मघाती हमला किया और फिर पुलिस इसे सच मान लेगी। मैंने राजेश की मदद की और मेरी चुन्नी और पर्दे को आपस में जोड़कर उत्तम के गले में फंदा डालकर पंखे से लटका दिया। राजेश ये काम करके वहां से चला गया तो मैंने अपने मकान मालिक को
ये जाकर बताया कि उत्तम ने अपने ऊपर आत्मघाती हमला किया। थोड़ी देर में मेरे रोने की आवाज सुनकर राजेश दौड़कर आया और उसने उत्तम की लाश को नीचे उतार लिया। राजेश ने लाश क्यों उतारी? क्या तुम लोग नहीं जानते थे कि ऐसी अवस्था में ये पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने जैसा अपराध होता है? सर, राजेश ने मुझे बता दिया था कि वो लाश खुद नीचे उतार देगा, क्योंकि पुलिस लटकती हुई लाश की बहुत बारीकी से छानबीन करती है। राजेश के साथ तुम्हारे संबंध कब से हैं? वर्मा ने गंभीर स्वर में पूछा। 6-7 महीने से, काजल ने बताया। राजेश ने मेरे पति को मोहन सिंह के मकान में कमरा दिलवाया था। उसी ने मेरे पति को फैक्ट्री में काम पर लगवाया था। मेरा पति उसे छोटा भाई मानता था। राजेश शादीशुदा और 3 बेटियों और 1 बेटे का बाप है, लेकिन उसकी तभी से मुझ पर नजर थी जब मैं शादी करके गांव में अपाहिज उत्तम के घर आई थी। जब मैं पति के साथ दिल्ली आ गई तो राजेश अक्सर मेरे घर आने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी तो मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। हमारे बीच जल्द ही संबंध बन गए। पति जब काम पर होता था हम अपने जिस्म की प्यास बुझा लेते थे। उत्तम ने अगर उस दिन हमें आपत्तिजनक हालत में नहीं पकड़ा होता तो उसकी हत्या भी नहीं होती। काजल द्वारा उत्तम मंडल की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार कर लेने के बाद उसी रात राजेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में काजल को गर्दन झुकाकर बैठा देखकर वो समझ गया कि हत्या की बात वो कबूल कर चुकी है, इसलिए उसने चुपचाप इस हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उन्हें दूसरे दिन अदालत में पेश करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उत्तम मंडल की हत्या का मामला पुलिस ने 24 घंटे में हल कर दिया था। इसके लिए डीसीपी घनश्याम बंसल ने पूरी टीम को शाबाशी दी। पति द्वारा सुख मिलने के बाद भी काजल ने पर पुरुष से अवैध संबंध बनाए, जिसकी वजह से काजल को पति की हत्या करने जैसा संगीन अपराध करना पड़ा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके जेल चले जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। फिलहाल उत्तम का बेटा अपने दादा दादी के साथ पूर्णिया चला गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।